हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं अपनी कहानी का पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ। सिक्स, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। ये लो। विक्रम ने रिया की तरफ अपना हाथ किया। इसमें क्या है? रिया ने हैरान होकर पूछा। मेडिसिन, तुम्हारे लिए। उस दिन जो भी हुआ, उस दिन मैंने कोई भी सावधानी नहीं की, इसलिए खा लेना। और वो कहकर वह वहां से चला गया। रिया ने मेडिसिन साइड में रख दी। उसने सोचा बाद में खाना खाकर मेडिसिन ले लोगी। लेटते हुए ही उसे नींद आ गई। जहां रिया बेफिक्र से सो रही थी, वहीं नीचे लिविंग रूम में दादाजी ने राजजी को रिया के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन मिस्टर ओबरॉय को विक्रम और रिया की एक साथ रात गुजारने की बात पता नहीं थी। जब विक्रम के दादाजी को ये पता लगा कि रिया के साथ और उसके सबसे अच्छे दोस्त के बेटे और बहू को क्या हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने राज को कहा, बेटा रिया हमारी बेटी है। वैसे भी सागर ने अपने अंतिम समय पर हमें ही फोन किया और हम पर इतना विश्वास किया। हम उसका विश्वास नहीं तोड़ सकते। इतना कहकर दादाजी चुप हो गए। दादाजी, आप मेरी दीदी की शादी विक्रम भैया से क्यों नहीं कर देते? अंशु बहुत ही मासूमियत से दादाजी की तरफ देखकर कहा। दादाजी सोचने लगे और अंश को अपने पास बुलाया और कहने लगे, अंश प्लान बुरा नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी और मैंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, विक्रम और रिया की शादी एक दूसरे से होगी। पर रिया किसी और से प्यार करने लगी, इसलिए मैंने यह शादी की बात छोड़ दी। आज पता लगा आरव अच्छा लड़का नहीं है और मैं अपने बच्ची रिया की शादी उससे बिल्कुल नहीं होने दूंगा। नहीं डैड, रिया की शादी वैसे भी उससे नहीं होगी, क्योंकि रिया को पता है जो उसके माता पिता के साथ हुआ है उसमें आरव का हाथ है। राज ने अपने फादर को बताया। बेचारी बच्ची, दादाजी ने दुखी होकर कहा। राज, विक्रम कहाँ गया है? पता नहीं डैड, देखता हूँ। उन्होंने एक नौकर को बुलाया और कहा, जाओ देख कर आओ। विक्रम कहाँ है? जी सर, ये कहकर नौकर चला गया। नौकर सीधे विक्रम के रूम में गया जहां विक्रम कंपनी से रिलेटेड कुछ जरूरी काम कर रहा था। नौकर को उसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा, पर वह नीचे जाकर क्या कहता, इसलिए उसने हिम्मत करके विक्रम को बुलाया। विक्रम, बाबा बड़े साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। विक्रम ने नौकरी की तरफ देखा। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूं। नौकर वहां से चला गया। विक्रम ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने दादाजी और डैड से मिलने नीचे आ गया। नीचे आकर उसने देखा उसके दादाजी आशीष के साथ खेलने में मग्न थे। उसके डैड वहीं सोफे पर उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। विक्रम आकर उनके पास बैठ गया। दादाजी ने देखा विक्रम नीचे आ गया है तो उन्होंने अंश से कहा, बेटा तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारी दीदी की शादी की बात कर लूं और विक्रम को शादी के लिए मना लो। ठीक है। आशीष ने अपना सिर हाँ में हिलाया और नौकर के साथ अपने रूम में चला गया। दादाजी विक्रम के पास आ गए। विक्रम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए तुम्हें नीचे बुलाया। दादाजी ने अपनी छड़ी संभालते हुए कहा। दादाजी, बोलिए क्या बात करनी थी आपने मुझसे? बेटा मुझे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी थी, दादाजी ने बिना विक्रम की तरफ देखते हुए कहा। दादाजी, आपको पता है ना, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विक्रम की बात सुनकर दादाजी को हंसी आ गई, क्योंकि उन्हें इसी बात का अंदाजा था कि विक्रम ऐसा ही जवाब देगा। इसलिए उन्होंने विक्रम से कहा, यदि मैं तेरी पसंद की लड़की से तेरी शादी कर दूं तो? मेरी पसंद की लड़की? विक्रम ने हैरान होकर अपने दादाजी की तरफ देखा। हाँ, तुम्हारी पसंद की लड़की। रिया को पसंद करते हो ना? दादाजी ने बहुत ही होशियारी से विक्रम के मुंह से सच की कोशिश की। इसलिए तुम्हें अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं की। जो भी लड़की तुम्हारे लिए पसंद की जाती तुम उसमें कोई ना कोई कमी निकाल कर रिजेक्ट कर देते। मैं सही कह रहा हूं ना विकी? ऐसा कुछ भी नहीं है दादाजी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। विक्रम ने दादाजी की सभी बातों को अनसुना कर दिया। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। मुझे ये बता, अभी जब रिया को उसके रूम में भेजा तो तू उसके पीछे पीछे उसके रूम में क्या करने गया था? वो मैं दादाजी, उसे मेरी मदद चाहिए थी, बस उसकी मदद करने गया था। विक्रम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके दादाजी ने उसे रिया के रूम में जाते हुए देख लिया था। और दादाजी आंखों में गुस्सा लेते हुए विक्रम से कहने लगे, विक्रम मुझे तू सच सच बताएगा या नहीं? विक्रम कुछ नहीं बोला, लेकिन विक्रम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, जिससे दादाजी ने कहा, ठीक है तू रिया को पसंद नहीं करता तो मैं उसकी शादी किसी और से करवा देता हूँ। ऐसे कैसे? दादाजी, विक्रम ने अपने दादाजी की तरफ देखा। उसके दादाजी ऐसे कैसे कर सकते थे? माना उसने एक बार मना कर दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वह रिया की शादी किसी और से करवा दीजिए। कम से कम उन्हें अपने पोते से दूसरी बार तो पूछना चाहिए थी ना। पर दादाजी तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने पोते की हालत अच्छी तरह से पता थी और वह कैसे भी करके विक्रम के मुंह से ही सच सुनना चाहते थे।
दादाजी ने जानबूझकर चेहरे पर उदासी लाते हुए और अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, क्या करूं बेटा, तू उसे पसंद नहीं करता, इसलिए उसकी शादी बहुत ही अच्छे परिवार में कर देता हूं। नहीं दादाजी, मैं रिया से बहुत प्यार करता हूं। अचानक से विक्रम के मुंह से निकला। उसके बाद उसने एक लंबी सांस ली और बोला, एक बार उसे खोकर पाया है, फिर से नहीं खो सकता। ये शब्द ही तो सुनना चाहता था तेरे मुंह से, चल आखिर तू बोला तो सही, तू भी किसी से प्यार करता है। दादाजी खुशी से अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उनके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी जो पास में रखी हुई थी वह नीचे दे दे। विक्रम तो अपने दादाजी की तरफ देख रहा था, जो कि अब नाटक भी करना सीख चुके थे। वह तो हैरान था क्योंकि उसके दादाजी धीरे धीरे उसके भाई अभी की तरह होते जा रहे थे। बिल्कुल मस्त मौला अंदाज में दादाजी की नजर विक्रम पर पड़ी, जो उन्हीं की तरफ देख रहा था। दादाजी ने अपनी मस्ती पर कंट्रोल किया और शांत होकर अपनी जगह पर बैठ गए और विक्रम की तरफ देखने लगे, जैसे कि मानो वह कह रहे हो, पूछो जो पूछना चाहते हो। दादाजी, आपने रिया से बात की? विक्रम ने अपने दादाजी से परेशान होकर पूछा। दादाजी ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसकी टेंशन तू मत ले, वह सब मुझ पर छोड़ दे। रिया को शादी के लिए रेडी करना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे बस तेरी हाँ सुननी थी। दादाजी उठे और वहां से चले गए। विक्रम के डैड बहुत खुश थे, उनके बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, वह भी उस लड़की से जिसे वह पहले से ही अपनी बहू बनाना चाहते थे। दादाजी अपने रूम में ना जाकर सीधी अंश के रूम में चले गए। आशीष दादाजी ही इंतजार कर रहा था। जब उसने दादाजी को अपने रूम की तरफ आते देखा तो उसने जल्दी से दादाजी को चलने को कहा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, आप इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही जो जल्दी जल्दी भाग सके। दादाजी रूम में जाकर बेड पर बैठ गए। दादाजी, क्या हुआ? भैया शादी के लिए मान गए? अंश ने अपने चेहरे पर उम्मीद भरी आस लेकर दादाजी से पूछा। भैया, आज के बाद तुम विक्रम को भैया नहीं कहोगे, बल्कि जीजू कहोगे। अगर जी ने मुस्कुराते हुए अंश से कहा। इसने जैसे ही यह बात सुनी तो बहुखुशी से झूम उठा। 7 रिया करना चाहती है जॉब। दादाजी ने आशीष से कहा, आज के बाद तुम विक्रम को भाई नहीं बल्कि जीजू कहोगे। ये सुनकर आशीष बहुत खुश हो गया। जी दादाजी, पर आप दीदी को कैसे मनाएंगे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी दीदी को मना लूंगा। ठीक है दादाजी। रिया के रूम में रिया की जब जाग खुली तो शाम का टाइम हो गया था। सूरज छिप रहा था। सूरज की लाल किरणें पूरे रूम में फैली हुई थी। रूम बहुत ही सुंदर लग रहा था। रिया जब इस रूम में आई थी तो उसने रूम को अच्छे से नहीं देखा था। वह आकर बेड पर बैठ गई थी। अब उसने चारों ओर अपनी नजर घुमाई। रूम वाकई बहुत अच्छा था। रिया को रूम बहुत अच्छा लगा। रूम की सजावट बहुत ही मॉडर्न तरीके से की गई थी, जिसे आजकल के ट्रेंड में लिया जाता था। रिया को लगा नहीं था किसके निंजा अंकल का घर इतना अच्छा होगा। रिया उठी, उसने अपना पहला कदम फर्श पर रखा ही था। एक नौकर उसके रूम में आ गया। उसने रिया को नए कपड़े दिए और कहा, मैम जल्दी से नीचे आ जाए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रिया ने उसे कपड़े ले लिए और उसे जाने को कहा। रिया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। बाथरूम से जब वह बाहर निकली उसने व्हाइट कलर की स्लीवलेस कुर्ती और उसके साथ रेड कलर की सलवार पहनी हुई थी। उसने व्हाइट कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे। बाथरूम से निकलकर रिया मिरर के सामने आई। वहां आकर उसने बालों को कंघी की और बिना मेकअप के ही नीचे डाइनिंग हॉल में आ गई। जब वह सीढ़ियों से उतर रही थी तो अचानक से उसका पैर फिसल गया। वह सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी मजबूत हाथों ने उसे अपने बाहों में पकड़ लिया। रिया इतना डर चुकी थी, उसने उस इंसान के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसने रिया को अपने गले से लगा लिया। रिया ने अभी अभी अपने हेयर धोए थे, जिस कारण उसके बालों से शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। विक्रम ने उसके पीठ को थपथपाया। रिया को जब महसूस हुआ कि वो सीढ़ियों से नहीं गिरी बल्कि किसी ने उसे थाम लिया तो अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और विक्रम से दूर हो गई। प्रिया ने अपनी आंखें ऊपर करके विक्रम की तरफ देखा। अभी तक उसने विक्रम को अच्छी तरीके से या यूं कहें नजर उठाकर देखा ही नहीं था। जब उसने विक्रम की तरफ अच्छे से देखा वह से देखती ही रह गई। विक्रम की लंबाई 6 फुट थी। उसने डार्क ब्लू कलर का हैंडमेड कोट पेंट पहना हुआ था। वो कलर उस पर बहुत ही जच रहा था। विक्रम ने रिया को देखा तो रिया उसी की तरफ देखी जा रही थी। विक्रम ने देखा रिया ने व्हाइट कलर की कुर्ती और रेड कलर की सलवार पहनी हुई थी। उसने साथ में व्हाइट कलर का दुपट्टा भी कैरी किया हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। विक्रम की नज़र अचानक से उसके गुलाबी होठों पर चले गई। उसे उस दिन की याद आ गई जिस दिन रिया ने उसे होटल में किस किया था। विक्रम, रिया, आ जाओ जल्दी, डिनर रेडी है।
यशोदा जी ने विक्रम और रिया को आवाज लगाते हुए बुलाया। जब रिया और विक्रम के कानों में उनकी आवाज गई तो वह दोनों अपनी अपनी दुनिया से बाहर निकले। उन लोगों ने अपनी नज़र एक दूसरे से हटाए और इधर उधर देखने लगे। दोनों लोग डिनर टेबल पर आकर बैठ गए। यह क्या है विक्रम, रात को भी ऑफिस वाले कपड़े पहने हुए हो? यशोदा जी नाराज होकर बोली। मॉम, एक्चुअली कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा, इसलिए ऑफिस वाले कपड़े पहनकर आया हूँ। डिनर करके सीधे ऑफिस चला जाऊंगा। माँ अभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बस आ रहा होगा, मेड को भेजा है उसे बुलाने के लिए। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया और अपना डिनर करने लगा। भाई आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं साथ में? आपको पता है मुझे मुझे अंश के साथ खेलना है। आप तो शादी कर नहीं रहे, इस घर में ही छोटा था। चलो कोई तो है जो मेरे से छोटा है। आपसे उम्मीद थी आप शादी कर लेंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, वह मुझसे छोटे हो जाएंगे। छोटे तब होंगे ना जब आप शादी करोगे, ना आप शादी करोगे ना आपके बच्चे होंगे, ना ही कभी मैं बड़ा बन पाऊंगा। इसलिए कम से कम मुझे अंशु के साथ तो खेलने दीजिए। अभी विक्रम से नाराज होकर बोले जा रहा था। अभी इसी वक्त जल्दी से डिनर करो और मेरे साथ कंपनी चलो। विक्रम ने अभी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा। इस मीटिंग में तुम्हारा होना भी उतना ही जरूरी है जितना मेरा। आप हमेशा ऐसे ही करते हो भाई, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और गुस्से में खाना खाने लगा। अभी कुछ दिनों की ही बात है, बहुत जल्दी तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है और तुम्हारी भाभी घर पर आ जाएंगी। दादाजी ने अभी को समझाते हुए कहा। ओह रियली में दादाजी, थैंक यू। भाई से तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है कि वह अपने लिए कोई लड़की पसंद करेंगे। चलो आप ही सही जिन्होंने इनके लिए लड़की पसंद कर ली है। कौन है दादाजी वह लड़की जिसे आप मेरे खड़ूस भाई के साथ बांधने वाले हो? विक्रम गुस्से से अभी की तरफ देखने लगा। चलो जल्दी हो गया खाना। विक्रम ने जबरदस्ती अभी को वहां से ले जाने लगा। भाई मुझे खाना तो खाने में दीजिए, आपने भी अभी तक खाना खत्म नहीं किया। लेकिन विक्रम ने अभी की एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती ऑफिस के ले गया। डैड ये क्या है? ना तो खुद विक्रम ने खाना खाया और ना ही अभी को खाना खाने दिया। यशोदा जी ने उदास होकर कहा। दादाजी मेरा कल कंपनी में इंटरव्यू है, मैं कल वहां जा रही हूँ। रिया ने दादाजी को बताया। कहाँ है इंटरव्यू तुम्हारा? राज जी ने पूछा। विया कॉरपोरेशन अंकल। राज जी ने सुना वो मुस्करा दिए। चैट राधिका का प्यार, विक्रम की कंपनी। विक्रम अभी कंपनी में आया भी नहीं था, इससे पहले ही विक्रम के आने से पहले कंपनी में लगा हुआ साइलेंसर बजने लगा। जब सब लोगों ने इस साइलेंसर की आवाज सुनी सब लोग इधर उधर भागने लगे। विक्रम की असिस्टेंट ने जल्दी से सबको अपना अपना काम करने को कहा। विक्रम की असिस्टेंट का नाम राधिका था। राधिका की फैमिली भी काफी अमीर थी, लेकिन राधिका विक्रम को बहुत पसंद करती थी, इसलिए उसने विक्रम की कंपनी ज्वाइन कर ली ताकि वह भी विक्रम के करीब आ सके। राधिका के साथ एक लड़की और थी जिसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की थी, उसने अभी तक कंपनी के बॉस को नहीं देखा था। मैम इन लोगों को क्या हुआ है? ऐसे क्यों भाग रहे हैं सब लोग? तुम्हें नहीं पता कंपनी के बॉस आ चुके हैं? रियली में आपको पता है मैम, जिस दिन मैंने इस कंपनी मैंने ज्वाइनिंग की थी उस दिन से मैं बॉस से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। कैसे लगते हैं? अच्छा तुम भी जानना चाहते हो? सर कैसे लगते हैं? राधिका ने कुछ गुस्से से उस लड़की की तरफ देखकर कहा। मैं बताती हूँ कैसे लगते हैं। विक्रम ओबरॉय। विक्रम ओबरॉय कोई आम इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। विक्रम ओबरॉय के बहुत से बिजनेस है और वह काफी पावरफुल भी है, बहुत अमीर है और दिखने में किसी हीरो से कम नहीं। लंबी कद काठी, काली आंखें, जिनमें गुस्सा हमेशा ही रहता है। इनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, किसी की गलती को सहन नहीं करते। ओबरॉय कॉर्पोरेशन की मालिक हैं। उनके छोटे भाई अभी ओबरॉय, वह विक्रम सर से अलग है। सिर्फ कहने को अलग है लेकिन गुस्से में विक्रम ओबरॉय के डबल रोल है। विक्रम ओबरॉय खड़ूस रहते हैं और वही अभी ओबरॉय बिल्कुल अलग हंसी मजाक करने वाले इंसान हैं। इन्हें ज्यादा जल्दी गुस्सा नहीं आता, जब गुस्सा आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे सामने विक्रम ओबरॉय है। इसलिए कभी भी गलती से भी गलती मत कर देना दोनों के सामने। यदि तुमने गलती कर दी तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। दोनों भाई इतनी खड़ूस है। राधिका मैम क्या दोनों सिंगल है? राधिका ने इसकी तरफ घूर कर देखा। तुम्हें उससे क्या? वो दोनों सिंगल है या शादीशुदा? तभी विक्रम कपूर की कंपनी में एंट्री हुई। विक्रम सीधी जाकर अपने केबिन में चला गया। राधिका भी उसके पीछे पीछे चली गई। मे आई कम इन सर? राधिका ने कहा। विक्रम ने राधिका को अंदर आने का इशारा किया।
राधिका कपाड़िया, मैंने आज आपको एक मीटिंग के डिटेल मुझे सेंड करने को कहा था। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या आप मुझे बता सकती हैं? जी हाँ सर, उन क्लाइंट ने मीटिंग करने से मना कर दिया। वो सब एक हफ्ते बाद आएंगे, इसलिए मैंने आपको दूसरी कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किए हैं। राज सर ने कहा है कल से आप उस कंपनी में जाएंगे। इस कंपनी को अभी सर हैंडल करेंगे। कल उस कंपनी में इंटरव्यू भी है। वहां आपके लिए पर्सनल असिस्टेंट के इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है, कल से मैं उस कंपनी में जाऊंगा। तुम भी वहां मेरे साथ चलोगी। विक्रम ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि सभी मीटिंग कब और कितने बजे होगी यह सब राधिका ही देखती थी, लेकिन राधिका ने इसका कुछ और ही मतलब समझ लिया। विक्रम की कंपनी में जो मीटिंग जो आज होनी थी वह कैंसिल हो गई, इसलिए विक्रम और अभी विक्रम के दोस्त वीर प्रताप के घर चले गए। वीर प्रताप कई सालों बाद इंडिया वापस आया था। अब वो अपने पिता की कंपनी संभालने लगा था। विक्रम और अभी वीर प्रताप के घर पहुंचे। वीर ने उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया। फिर सब लोग सोफे पर आकर बैठ गए। सभी के सामने वाइन रख दी गई। सभी ने एक साथ एक एक गिलास वाइन पी और बातें करने लगे। कब शादी कर रहे हो? कोई पसंद आया या नहीं? या फिर अभी भी सिंगल हो? अभी कहाँ? वीर भाई, इनको इतनी जल्दी कोई लड़की कहाँ पसंद आने वाली है? ऐसा नहीं है कोई लड़की। विक्रम ने जब ये कहा तो अभी जो बहुत ही रिलैक्स तरीके से बैठकर वाइन पी रहा था, उसके मुंह से पूरी की पूरी वाइन बाहर निकल आए और वो जोर जोर से खांसने लगा। आपको कोई लड़की पसंद आ गई है? मुझे पता भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं दादाजी को बताऊंगा। वह आपके लिए कोई भी लड़की ना ढूंढे, क्योंकि आपको तो पहले से कोई पसंद है। धत तेरे की। अभी भागकर विक्रम के पास आकर बैठ गया और बोलने लगा, आपको वह राधिका कपाड़िया तो नहीं पसंद है? वैसे भी बहुत से लोग ही जानते हैं राधिका कपाड़िया कंपनी में जॉब करने के लिए सिर्फ आपके करीब आने के लिए आए हैं। नहीं भाई, आप उसे मेरी भाभी नहीं बना सकते। अभी विक्रम की बात सुने बिना ही अपने ही बातें बोली जा रहा था। अरे वो लड़की राधिका कपाड़िया नहीं, कोई और है। विक्रम ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से अभी को बताया। कोई और? अभी ने अपना सिर खुजलाया और विक्रम की तरफ देखने लगा। दादाजी को क्या पूरे परिवार को पता है वह लड़की कौन है जिसे मैं पसंद करता हूँ? कौन है वह लड़की जिसे तुम पसंद करते हो विक्रम? वीर भी अब उन लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेने लगा। जब समय आएगा तब सबको पता चल जाएगा, विक्रम ने वीर से कहा। बाद में वो दोनों वापस आने के लिए वहां से चल दिए। विक्रम ने जब से ये बताया कि उसे कोई लड़की पसंद है, अभी को चैन नहीं आ रहा था। वो पता करना चाहता था उसके भाई की पसंद कौन न है। भाई, मेरी होने वाली भाभी कौन है? तुम्हें पता है और तुम उससे मिल भी चुके हो। मैं मिल चुका हूँ, पर कब? अभी ने सोचते हुए कहा। कल बात करेंगे, अभी तुम नशे में हो, विक्रम ने अभी से कहा। दोनों घर पहुंचे तब तक सब लोग सो चुके थे। विक्रम अपने रूम में ना जाकर रिया के रूम में चला गया। चेन्नई रिया की शादी के लिए। हाँ, विक्रम घर आता है और चुपचाप रिया के कमरे में चला जाता है। अंदर बेड पर रिया बहुत ही बेफिक्र होकर सो रही होती है। विक्रम दबे पैर बिना आवाज किए चुपचाप रिया की बेड की तरफ आने लगता है। वह आकर रिया के बिल्कुल पास बैठ जाता है। रिया से कहने लगता है, तुम्हें पता है रिया, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पर जब तुम्हारी शादी के बारे में पता लगा ना तुम किसी और से प्यार करती हो, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने आप को पूछने लगा कि मैंने इतनी देर क्यों कर दी तुम्हें अपने दिल की बात बताने में। रिया, आई लव यू सो मच। और रिया का हाथ पकड़ लिया। विक्रम पूरी रात वही रिया के रूम में रहा। रिया के जागने से थोड़ी देर पहले ही विक्रम वहां से चला गया। रिया ने जब अपनी आंखें खोली उसे महसूस हुआ उसके रूम में कोई था, पर रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो रेडी हुई और नीचे डिनिंग हॉल में आ गई। दादाजी ने बहुत ही प्यार से रिया की तरफ देखा और पूछने लगी, रिया बेटा, तुम्हारा आज इंटरव्यू है ना, कितने बजे जाओगी? अभी इंटरव्यू में टाइम है दादाजी, रिया ने कहा। सर, कोई बाहर आया है, वो रिया मैम और अंश बाबा से मिलना चाहते हैं। जब सब ने सुना कोई रिया और अंश से मिलने आया है तो वो सब लिविंग रूम में आ गए। लिविंग रूम में कपल बैठा हुआ था। दादाजी उन लोगों की तरफ देखकर पूछने लगे, आप लोग कौन हैं? और रिया अंश से मिलने क्यों आए हैं? जी हम लोग रिया के घर से हैं, उसे लेने आए हैं। दादाजी उन लोगों की बातों पर विश्वास न करते हुए कहने लगे, पर मैं रिया को आपके साथ क्यों जाने दूं? रिया ने जल्दी से कहा, दादाजी यह मासीमा और मौसा जी है, अंश इनका ही बेटा है। दादाजी रिया की बात सुनकर हैरान हो गए। क्या? पर विक्रम ने कहा था सुनैना बेटी ने अंश को सरोगसी की मदद से जन्म दिया था।
फिर ये लोग अंश के माता पिता कैसे हुए? जी, दादाजी, विक्रम ने आपसे जो कहा था, वो सब सच है, पर आधा सच। माँ ने सरोगसी की मदद से अंश को जन्म दिया था, पर असल में अंश की माँ मासी माँ ही है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? दादाजी ने पूछा। दादाजी, मासी माँ का कुछ सालों पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिनसे उन्हें इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी। वो कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। मौसा जी के घरवालों को उनका अपना चिराग चाहिए था, इसलिए माँ ने मासी माँ के घर और मासी माँ के शादीशुदा जीवन में दुख न आए, उन्होंने मासी माँ के लिए सरोगेट मदर बनने का फैसला लिया, जिससे किसी की भी आस ना टूटे। दादाजी, मैं विक्रम की तरफ देखा और उनसे पूछने लगी, विक्रम, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? विक्रम, मैं बिना एक्सप्रेशन दिए जवाब दिया, मुझे कुछ देर पहले ही पता चला। दादाजी ने हाँ में गर्दन हिलाए और रिया के मासी और मात जी के तरफ देखकर कहा, ठीक है, आप अंश को ले जा सकते हैं। रिया बेटी यही रहेगी। सब शौक में दादाजी के तरफ देखने लगे। दादाजी ने बिना देरी किए रिया से शादी के बारे में पूछ लिया। दादाजी के पूछने पर रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रिया की चुप रहना विक्रम को पता लग गया। वो चुपचाप अपने स्टडी रूम में चला गया। एक नौकर जाकर अंश को बुला लाया था। अंश ने ये सब बातें सुन ली थी। वो भागकर रिया के पास आया। दीदी, आप मुझसे प्यार करते हो ना? रिया घुटनों के बल बैठते हुए अंश के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहने लगी, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये भी क्या पूछने की बात है? अंश ने ब्लैकमेल करते हुए अपनी बहन से कहा, आप मेरी एक बात मानेंगे, और हाथ आगे करके कहने लगा, आपको साथ में प्रॉमिस भी करना है। रिया ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। प्रॉमिस भी कर दिया। आप विक्रम जीजू से शादी कर लो। मुझे पता है आप हम लोगों के साथ जाना नहीं चाहती। मेरे जाने से पहले मैं आपकी और जीजू की शादी देखना चाहती हूँ। रिया शॉक्ड थी। दादाजी, अभी? विक्रम के माता पिता अंश की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। रिया मना करना चाहती थी, पर अंश ने उसे मौका ही नहीं दिया और उससे कहा, जाइए अभी जीजू को शादी के हाँ करके आइए। रिया अंश से बहुत प्यार करती थी। वो उसकी इच्छा मानते हुए वहां से चली गई। रिया के जाते ही दादाजी ने अंश से हाई फाई किया। ये सब दादाजी की प्लानिंग थी। रिया विक्रम के स्टडी रूम में गई। उसने स्टडी रूम पर नॉक किया। विक्रम ने बिना देखे ही जवाब दिया। रिया अंदर आ गई। रूम में जाकर उसने देखा कि विक्रम सोफे पर बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। उसे देखकर रिया ने बहुत ही हिम्मत से उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। रिया को देखकर विक्रम ने डॉक्यूमेंट्स एक साइड में रख दिया और रिया की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? रिया, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, रिया ने बिना सांस लिए ही कहा और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी विक्रम की आंखों में देखने की। रिया की यह बात सुनकर विक्रम ने उसे अपनी ओर खींच लिया। रिया कुछ समझ पाती इससे पहले वह विक्रम की गोद में थी। विक्रम के हाथ रिया के कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे, मानो जैसे एक सांप किसी चंदन के पेड़ पर लिपटा हुआ होता है। रिया अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सब कुछ नाकाम रहा। विक्रम ने अपना से उसकी गर्दन से छुपाते हुए उससे वह वॉइस में पूछा। विक्रम ने रिया की तरफ देखकर पूछा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, इसमें मेरा क्या फायदा? रिया ने बिना सोचे ही बोला, आप जो चाहो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। ओक, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। विक्रम की बात सुनकर रिया ने अपने नजरें विक्रम की ओर देखने के लिए उठाए और बोली, कैसी शर्त है? शर्तें इतनी जल्दी क्या है? शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही है, इसलिए नीचे चलो, मैं शादी के लिए तैयार हूं, सबको बता दूं। विक्रम ने कहा, पर आपकी शर्तें क्या है? शर्तें बता दूंगा। तुम्हें वैसे भी शर्त माननी है तो बताने से क्या फायदा? कल बताऊंगा, आराम से चलो। नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं होंगे हमारा। मेरी भी शर्तें हैं। रिया ने भी अब विक्रम को जवाब देना शुरू की। विक्रम ने मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखा और बोला, कैसी शर्त है? अभी बताना चाहती हूँ या शादी के बाद? नहीं, मुझे अभी बताना है। ओक, बताओ फिर। रिया ने अपनी शर्तों को विक्रम को बताया। हमारी शादी सीक्रेट रहनी चाहिए। जब तक जरूरत ना हो तब तक आप हमारी शादी के बारे में रिवील नहीं करेंगे। और मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ। रिया की शर्त सुनकर विक्रम सोचते हुए, ठीक है। उसके बाद रिया और विक्रम दोनों नीचे आ गए। दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी। चटेन, विक्रम और रिया की शादी।
एक दादाजी विक्रम और रिया की शादी के लिए हाँ सुनो तो वह बोले, विक्रम बेटा जल्दी से शादी कर लो, मैंने पंडित जी से बात कर लिए, उनसे शादी का शुभ मुहूर्त भी पूछ लिया है, पंडित जी ने आज का मुहूर्त बताया है। रिया तो हैरान थी, उसे लगा शादी के लिए 1 या 2 महीने आराम से लग जाएंगे, पर यहाँ तो आज ही उसकी शादी हो रही है, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। अभी खुशी ओपन माउथ स्माइल से नाचते हुए सबके सामने आया और दादाजी से कहने लगा, अरे वाह दादाजी, आप भी तो दिल खुश कर दिया, भाई की शादी है वह भी आज, और गाना गाने लगा, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। गाना गाते गाते वह विक्रम के इर्द गिर्द घूमने लगा। सब लोग अभी की यह हरकतें देखकर ज्यादा शौक में नहीं थे, पर रिया की मासी माँ और मौसा जी हैरान थे। पर वहां सब खुश ओपन माउथ स्माइल भी थे, आखिर होते भी क्यों ना ओबरॉय खानदान की अगली बहू जो आ रही थी। शादी में ज्यादा रिश्तेदार नहीं आने वाले थे, क्योंकि विक्रम ने दादाजी से इस बारे में पहले ही बात कर ली थी कि वह अपनी शादी अभी सीक्रेट रखना चाहता है। दादाजी ने उसकी बात मान ली थी, वह भी मानते थे, अभी रिया का करियर शादी से ज्यादा जरूरी है। थोड़ी ही देर में शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। यशोदा जी ने पहले से ही अपनी बहू का लहंगा बनवा रखा था, इसलिए विक्रम ने वही लहंगा रिया को दे दिया। पंडित जी भी आ चुके थे। ओबरॉय विला में ज्यादा साज सजावट नहीं की गई थी। लिविंग रूम में ही शादी का मंडप बना हुआ था। ऊपर रिया तैयार हो रही थी। रिया को तैयार करने के लिए स्पेशल बेस्ट पार्लर की लोग तैयार करने आए थे। यशोदा जी की तो आज खुशी ओपन माउथ स्माइल आसमान पर थी। इस शादी में दादाजी, राज ओबरॉय, यशोदा ओबरॉय, विक्रम ओबरॉय और अभी ओबरॉय के कुछ खास दोस्त ही शामिल थे। रिया जब रेडी हुए तो उसने अपने आप को शीशे में देखा। उसने डिजाइनर ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। लहंगा हरे रंग का था। रिया ने अपने सर पर लाल चुनरी ले रखी थी, जो यशोदा जी ने खासकर रिया को पहनने के लिए कहा था। अपने आप को शीशे में देखकर रिया को पुरानी बातें याद आने लगी और वह उस शादी के जोड़े को देखकर बोलने लगी, ये शादी का जोड़ा मैं केवल आरव के लिए पहनना चाहती थी, लेकिन उसने तो मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, धोखा दिया मुझे। और उसकी आंखों में आंसू क्राइंग आ गए। रिया की मासी माँ और यशोदा जी उसे लेने के लिए आए। जब यशोदा जी ने रिया को दुल्हन के रूप में देखा तो उनकी आंखों में आंसू क्राइंग आ गए, लेकिन जल्दी अपने आंसू पोंछ लिए और अपने आंखों से काजल को लेकर रिया के कान के पीछे लगा दिया और कहा, किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को। यशोदा जी और मासी माँ रिया को लेकर मंडप में ले आए, जहां विक्रम पहले से ही बैठा हुआ था। उसने रिया की मैच करते हुए ही कपड़े पहने हुए थे, हरे रंग की शेरवानी और साथ में हरे रंग की पगड़ी। ये कलर उस पर बहुत जच रहा था। विक्रम को देखकर रिया मन में ही बोली, कुछ भी कहो, लग अच्छा रहा है। हाय, इसकी खूबसूरती देखकर मैं मर जाऊं। यशोदा जी ने रिया को सोच से बाहर लेकर कहा, क्या सोच रही हो बेटा, चलो पंडित जी बुला रहे हैं। यशोदा जी की बात सुनकर रिया अपने सोच से बाहर आए और मंडप की ओर जाने लगी। मंडप पर जाकर रिया विक्रम के बगल में बैठ गई। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। देखते ही देखते शादी की फेरे शुरू हो गए। शादी की कस्में लेने के बाद वह लोग आकर फिर से बैठ गए। पंडित जी ने विक्रम को सिंदूर और मंगलसूत्र दिया। विक्रम ने रिया के मांग में सिंदूर लगाया और उसे मंगलसूत्र भी पहना दिया। पंडित जी, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, जाकर बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लीजिए। विक्रम और रिया ने सभी लोगों का आशीर्वाद लिया और अंश के पास चले गए। अंश ने अपनी दीदी की शादी विक्रम से होते देखकर वो बहुत खुश ओपन माउथ स्माइल हुआ और विक्रम की तरफ देखकर कहा, जीजू मेरे दीदी का ख्याल रखिएगा। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, जरूर नन्हे साले साहब, हम आपके दीदी का पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे भी आप तो रोज फोन करोगे ना, तो पूछ लिया करना कि मैं आपकी दीदी का ख्याल अच्छे से रख रहा हूँ या नहीं। वैसे अंश अपने दीदी से कहते जाना, वह मेरी हर बात माने, वो मेरी हर बात मानेगी, तभी तो मैं तुम्हारी दी का ख्याल रख पाऊंगा। जी जीजू। और रिया की तरफ देखकर कहा, दीदी आप भी जीजू की हर बात मानना। मैं जीजू से भी बात करूंगा, मुझे पता चला आप जीजू की बात नहीं मान रही तो मैं आपसे बात स्मर्क नहीं करूंगा, अंश ने कहा। रिया गुस्से पाउटिंग से विक्रम की तरफ देख रही थी, मानो विक्रम से कह रही हो, तुमने तो मेरा इकलौता भाई ही छीन लिया। पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। विक्रम में सबके सामने ही उस पर धोस जमाना शुरू कर दिया था, ऐसा रिया का मानना था। लीजिए दी और जीजू, आपके लिए शादी का गिफ्ट। क्या तुम मेरे लिए शादी का गिफ्ट लेकर आए हो? रिया ने हैरानगी से कहा। आपके लिए अकेला नहीं, साथ में जीजू के लिए भी है। हाँ हाँ, तुम्हारे जीजू के लिए भी है, और दिखाओ तो सही क्या गिफ्ट लेकर आए हो। रिया ने जल्दी से अंश का गिफ्ट लिया और वही मंडप पर खोलने लगी। उसने जब वो गिफ्ट खोला तब उसने देखा उसमें एक पेंटिंग थी। वो पेंटिंग अंश ने अपने हाथों से बनाई थी।
उस पेंटिंग में विक्रम रिया को घुटनों के बल बैठकर हाथों में गुलाब का फूल लेकर प्रपोज कर रहा था। अंश, तुम्हें पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है पर इसमें कुछ गलत है। तुम्हें नहीं लगता? रिया ने अंश की तारीफ की। क्या गलत है इसमें दीदी? अंश ने पूछा। अंश, इसमें दिखाया गया है तुम्हारे जीजू ने मुझे प्रपोज कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत यह है तुम्हारे जीजू ने मुझे प्रपोज किया ही नहीं, वह मैं थी जिसने तुम्हारे जीजू को शादी के लिए प्रपोज किया था। दीदी, उसे प्रपोज करना नहीं कहते, उससे पूछना कहते हैं, और वह भी आप मेरे कहने पर गई थी, अंश ने कहा। रिया तो शॉक ओपन माउथ फेस में थी। यह क्या हो रहा है? उसका अपना भाई पूरी तरह से उससे अलग होकर अपने जीजू की साइड हो गया। एक मिनट, ये थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा? मैंने उस रावण कुमार को प्रपोज किया। हे भगवान, क्या हो गया है मुझे? क्या कर रही हो मैं पागलों की तरह? रिया अपने ही मन में सोच रही थी और अपने आप को कोस रही थी। बाकी की कहानी पार्ट 3 में।